वेलकम टू आवर चैनल ज्योग्राफी अड्डा। दोस्तों वेलकम बैक। क्लास 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल क्लास हमने एक की थी जिसमें हम जो है नॉर्थ अमेरिका के बारे में देख रहे थे, उसकी विशेषताओं के बारे में देख रहे थे। तो जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर नॉर्थ अमेरिका मैप दिख रहा होगा। मैं एक बार चाहता हूँ कि जो हमने कल पढ़ाया था उसको हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में बता रहे तो एक बार आप मैप में देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, देखिए ये जो है, हाँ ये ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट ये यूएसए का है, ओके। ये भी यूएसए का ही पार्ट है। यहाँ पर अभी मैं कंट्रीज़ के बारे में बता रहा हूँ। ये पूरा पार्ट ये कनाडा का है। यहाँ पर ये मैक्सिको आ गया, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, होंडुरास और यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड क्यूबा, जमैका, हैती, ये भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। इधर हमने बताया था अटलांटिक महासागर, इधर हमने बताया था पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, ऊपर ब्यूफोर्ट सागर, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये लेब्राडोर सागर, ठीक है, जहाँ जहाँ हम पेन से मार्क कर रहे हैं। तो ये हमने मोटी मोटी चीज़ें इसके बारे में आपके लिए कल बता दी थी, ठीक है। अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, तो अभी कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल मैंने आपके लिए जो कैनेडियन शील्ड के बारे में मैं आपको बता रहा था। हमने जहाँ पर अमेरिका को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था कि हमें इसकी जो विशेषताएं हैं हम 4 पार्ट्स के अंदर इसकी विशेषताओं को देखेंगे। तो हमने आपको बताया था कैनेडियन शील्ड, ठीक है जी। एक हमने कैनेडियन शील्ड बताई थी कि एक हम इसके बारे में देखेंगे। 4 भागों में हमने इसको बांटा था, 4। तो दूसरे पे हमने बताया था आपके लिए अपलेशियन वाला एरिया, अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। तीसरा हमने आपके लिए बताया था मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती विशाल मैदान, ठीक है, मैदान। और चौथा हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे थे पश्चिमी कार्डिलेरा वाला एरिया, ठीक है। ये हमने आपको बताया था कि हम इन 4 पार्ट्स में इसके लिए डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो हम इन्हीं पार्ट्स में इनके बारे में देख रहे थे। और कैनेडियन शील्ड के बारे में हम कल बात कर रहे थे। तो कैनेडियन शील्ड में हमने कुछ झीलें बताई थी कि यहाँ पर कैनेडियन शील्ड के अंदर ये झीलें यहाँ पर आती हैं। तो उन झीलों में से हमने आपको 5 झीलें जो मैं यहाँ पर अभी मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ। एक हमने ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव और ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, रेनियर और विनिपेग, ये 5 झीलें हमने बता दी थी आपके लिए कल। उसके बाद में हम जो है यूएसए की ग्रेट लेक्स के बारे में देख रहे थे जो कैनेडियन शील्ड के दक्षिण में स्थित हैं, उसको हम देख रहे थे। उसमें से हमने कल एक झील लेक सुपीरियर झील के बारे में हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ कि मैं जो आपको लेके चलूँ अपने टॉपिक पर, उससे पहले मैं चाहता हूँ एक बार कि आप जो है मैप देख लीजिए, ठीक है। देखिए मैप में आप देखिए ये 5 झीलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन 5 झीलों में जो यहाँ पर एक लेक है ये सुपीरियर, ठीक है, इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी। ये लेक है मिशिगन। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार मैप में आप इसको अच्छे से देख लें जिससे आपके दिमाग में ये क्लियर बैठ जाए कि कौन सी लेक कहाँ पर है। तो आपको याद जो होगा वो लंबे समय तक जो है आपको याद रहेगा, लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। तो इसलिए, और ये तीसरी लेक जो हमने बताई थी ह्यूरॉन, और ये वाली जो है ये ईरी, और ये वाली ओंटारियो, ठीक।
अब इन्हीं लेक्स के बारे में हम बात करेंगे। सुपीरियर को हमने पढ़ लिया था, अब हम आगे देखेंगे इसके, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। एक तरफ हमने मैप खोल के रखा है इसीलिए कि आपको यहाँ से विजुअलाइज आप कर सकें, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। इधर सॉरी, मैं समझता हूँ आप स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, स्क्रीन पे आपको ठीक से दिख रहा होगा। चलिए मैं बड़ा ही कर देता हूँ इसको, या मुझे लगता है ठीक से आप देख पा रहे हैं। नहीं, ठीक है, ठीक दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमने कल जैसे हमने बताया कि हमने बांटा भौतिक विशेषताओं के आधार पर उत्तरी अमेरिका का विभाजन, ठीक है। और हमने इसको बांटा पहले कैनेडियन शील्ड में, 4 भागों में हमने बांटा। कैनेडियन शील्ड, दूसरा अप्लेसियन एरिया, और तीसरा पश्चिमी कार्डिलेरा, और चौथा मध्यवर्ती विशाल मैदान, ठीक। कैनेडियन शील्ड के बारे में 5 झीलें मैंने बता दी थी आपके लिए, एक बार यहाँ पर भी देख ही लीजिए, ठीक है। ग्रेट बियर झील है, रिवीजन कर लीजिए। आर्कटिक वृत्त यहाँ से होकर गुजरता है, कल हमने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फैक्ट है यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बारे में हमने आपको उसके बाद हमने बताया था ग्रेट स्लैब झील है, ग्रेट बियर के दक्षिण में स्थित है। यहाँ से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है, और जो मैकेंजी नदी है ये कनाडा की सबसे लंबी नदी भी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने अथाबस्का झील बताई थी। अथाबस्का के बारे में याद रखेंगे बस कि ये ग्रेट बियर और ग्रेट स्लैब के बीच में स्थित है। जैसे कि आप इसमें देखिए, इधर लेफ्ट में ये देखिए, ये ग्रेट स्लैब है और इसके ऊपर और ये अथाबस्का है, ठीक है। एक मिनट, अथाबस्का, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत लिख गया है, ग्रेट बियर की जगह ये आ जाएगा बेटा, रेंडनियर आएगा, ठीक है। ये रेंडियर झील है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, ग्रेट स्लैब, और यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। रेंडियर यह है ये, ठीक है, रेंडियर। तो ये झील है, इसके इन दोनों के बीच में ये स्थित है। आप यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, ठीक है, आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे जो अथाबस्का, ये ग्रेट बियर और रेंडियर के बीच में स्थित है। बाकी एक विनिपेग थी, ये हमने बताया था। इसके बारे में आप इतना याद रखें कि कनाडा के मैनीटोबा प्रांत है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो कनाडा का एक प्रांत पड़ता है, यानी कि स्टेट पड़ता है, मैनीटोबा प्रांत की राजधानी है यहाँ पर विनिपेग, वो विनिपेग राजधानी यहाँ पर स्थित है। तो इसके बारे में इतना ही याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका रिवीजन। उसके बाद में सुपीरियर झील भी मैंने बता दी थी, तो इसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, कहाँ पर है हमारी, देखें एक बार, फिर देखें ज़रा। लेफ्ट साइड में आप देखते रहिए, छोटा सा मैप आपको दिख रहा होगा, ये सुपीरियर है, कनाडा, ये कनाडा है, और नीचे अमेरिका, इसकी सीमा पर आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, मीठे पानी की। इसके तट पर डुलुथ शहर है, जो लौह इस्पात उद्योग का बहुत ही बड़ा, इसके तट पर, यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखिए, ये वाला जो मैं रेड में पेंसिल कर रहा हूँ, ये यहाँ पर डुलुथ शहर है, और ये लौह इस्पात उद्योग का यहाँ पर बहुत बड़ा केंद्र, वर्ल्ड फेमस केंद्र है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में हमने एक चीज़ और बताई थी आपको कि सू नहर जो है, सू नहर, ये देखिए आप यहाँ पर लेफ्ट में, ये ह्यूरॉन लेक है और ये सुपीरियर लेक है, तो इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट करती है ये, इसको हम बोलते हैं सू नहर। ये हमने आपको कल बता दिया था, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं जब तक, ठीक है। अब आगे देखिए ज़रा, मैं समझता हूँ आपको जो लेक्स हैं ये, क्योंकि आपको ओवरऑल पूरा मैप तो बड़ा होकर दिख ही गया है बस, लेकिन ये लेक्स हैं ये आपको अच्छे से दिख रही होंगी, ठीक है। इसके बाद में दूसरी लेक पर हम बात कर लेते हैं। दूसरी लेक है हमारी ह्यूरॉन। इसके बारे में याद रखेंगे, ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। आप देख रहे हैं ये ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट कनाडा, और ये वाली जो झील है ये ह्यूरॉन झील है। तो ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। दूसरा जो फैक्ट है इसके बारे में, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसके किनारे पर सडबरी शहर स्थित है, ठीक है। कौन सा शहर, सडबरी,
सडबरी शहर स्थित है इसके किनारे पर, और ये निकल के प्रोडक्शन के लिए क्या है, वर्ल्ड फेमस है। निकल के प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड फेमस है। किसके किनारे पर, ह्यूरॉन लेक के किनारे पर। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं मिशिगन झील के लिए। ठीक है, ये आप देखिए मिशिगन लेफ़्ट साइड में, आप ध्यान रखिए जहाँ मैं लाल रेड पेंसिल जहाँ पर कर रहा हूँ वहाँ, मतलब आप देखिए वहीं मैं इंगित कर रहा हूँ उसी के लिए। ठीक है, तो ये मिशिगन जो मैंने गोला बनाया, ये मिशिगन झील है। आप इसको क्लियर कट देख पा रहे होंगे इस झील के लिए कि जो मिशिगन झील है ये पूरी तरीके से बेटा अमेरिका में स्थित है। ये पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर स्थित है। मैंने लिखा भी है, पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है ये लेक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार पीसीएस में पूछा भी गया है यहाँ पर। ठीक, इसके बारे में एक दूसरा फैक्ट, इसके बारे में एक और हम देख लेते हैं यहीं पर कि क्या है, शिकागो शहर। ठीक है, शिकागो, इस ये देखिए आप, ये है। ठीक है, देखिए आप मैप में शिकागो शहर ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ शिकागो। ये इस लेक के किनारे पे शिकागो शहर स्थित है। और ये शिकागो शहर जो है ये मीट के प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए वर्ल्ड फेमस ये जो है शहर है। यहाँ पर मांस प्रसंस्करण उद्योग जो है लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए फेमस है। बाकी एक आप एक ऊपर भी देख रहे होंगे एक मिल्वाकी शहर है। हालांकि हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, इधर राइट साइड में हमने इसमें फैक्ट में नहीं लिखा है, लेकिन आप याद रख सकते हैं, कभी कभार आ जाता है। लेकिन यूपीएससी के लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में इतना गहराई में जाके नहीं पूछता है, इंपॉर्टेंट होता है वही पूछता है। ठीक है, तो ये भी है। इसके बाद में ईरी झील के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। अब ईरी झील देखिए, ईरी झील कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में देखिए मैप में, ये जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ ये है ईरी झील। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे इसके ऊपर क्या है, कनाडा है, नीचे क्या है, यूएसए है। ठीक है, तो ये भी कनाडा और यूएसए में फैली हुई है, दोनों की सीमा इससे लग रही है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात के बारे में हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये देखिए डेट्रॉइट, हमने लिखा भी है डेट्रॉइट शहर स्थित है इसके किनारे पर, किसके, ईरी झील के किनारे पे, याद रखेंगे। और ये डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए क्या है, वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, वर्ल्ड फेमस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर। आप दूसरा फैक्ट देख लेते हैं इसके बाद में, वेलेंड नहर है। आप देखिए हमारा मैप से कराने का क्लासेस उद्देश्य यही है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हम जो है वैसे किसी बुक से पढ़ेंगे या किसी भी फैक्ट सीट से हम पढ़ेंगे तो हमें जो है दिमाग में बैठ नहीं पाता है, तो वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं लॉन्ग समय तक, और हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और कई बार ऐसा भी लगता है यार इतना फैक्ट हम कैसे याद कर लेंगे। मैप से हमारा ये क्लासेस चलाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप लोग आसानी से इस चीज़ को समझ पाएँ और लॉन्ग समय के लिए यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए आप जो है इसको याद रख पाएँ। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में सहायता करेगा बहुत ज़्यादा। तो हमने बता दिया डेट्रॉइट शहर। अब आगे देखते हैं वेलेंड नहर। वेलेंड नहर आप राइट में देखिए, मैंने लिखा है वेलेंड नहर, इंपॉर्टेंट है ये। ईरी और ओंटारियो इन दोनों को कनेक्ट करेगी। अब देखिए यहाँ पर मैप में लेफ्ट साइड में मैप में देखिए, ये मैंने बताया था लेक ईरी है ये, इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं लेक ओंटारियो है ये वाली। इन दोनों को जो कनेक्ट करेगी, कौन सी नहर कनेक्ट करेगी, वेलेंड नहर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है कि जो वेलेंड नहर है ये, इसके समीप ही नियाग्रा जलप्रपात है बेटा। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात, ये नियाग्रा जलप्रपात, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नियाग्रा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यही पूछ लेगा कि नियाग्रा जलप्रपात, पहले तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि नियाग्रा जो जलप्रपात है वो मतलब कहाँ पर स्थित है, तो उसमें दे देगा आपको कि यूएसए में है या फिर ब्राज़ील में है। ठीक है, या फिर आपको दे देगा कि जो है जर्मनी में है इस तरीके से, या फिर आपको फ्रांस में है। तो ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन इस तरीके से दे दिए, तो आप याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर, हमने बताया कि जो वेलेंड नहर है उसके समीप, ईरी झील के समीप यहाँ पर मिलेगा आपको, जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पर नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद में आगे हम देख लेते हैं, आगे है लास्ट झील है हमारी, जो ग्रेट लेक्स हमने बताई थी पाँचों, ये इन 5 ग्रेट लेक्स में हमारी लास्ट झील है जिसके बारे में हम कवर कर रहे हैं, वो है लेक ओंटारियो। ठीक है जी, लेक है हमारी ओंटारियो। ओंटारियो के बारे में ये भी आप देखिए, ओंटारियो जो है ये भी ऊपर कनाडा और नीचे यूएसए, ये भी दोनों मतलब क्षेत्रों में फैली हुई है। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम है यहाँ से। हम नदियाँ देखिए, आपको जो भी हम
हम एक तरफ से पढ़ा रहे हैं तो हम आपको नदियों के बारे में बाद में कवर करेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और वो इधर जा कर के न्यू फाउंडलैंड के पास में ये सेंट लॉरेंस का मुहाना है, यहाँ पर ये अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। ठीक है, तो सेंट लॉरेंस का उद्गम है। और ये बहुत ज़्यादा, जो सेंट लॉरेंस नदी आप राइट में देखिए, जो सेंट लॉरेंस नदी है ये जो है अंतःस्थलीय है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल जो सबसे ज़्यादा बिजी क्या है, ये जलमार्ग है। जलमार्ग सबसे ज़्यादा बिजी जलमार्ग है ये इंटरकॉन्टिनेंटल जलमार्ग है। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी। और बाकी मैंने एक चीज़ और भी लिख रखी है यहाँ पर, आप देखिए जो लेक ओंटारियो है, हमने यहाँ पे लिख रखा है हैमिल्टन, सॉरी ये आ गया, ठीक है, हैमिल्टन, किंगस्टन, ये सिटी भी इसके किनारे पर स्थित है। किसके? लेक ओंटारियो के। ये आप देखिए ये हैमिल्टन है, ये दिख रहा है आपको हैमिल्टन, ऐसे ही किंगस्टन भी है यहीं पर। तो मैं समझता हूँ कि आपको ग्रेट लेक्स जो है सारी समझ में आ गई होंगी। इनके फैक्ट भी आपके जितने सारे थे मैंने सारे आपको फैक्ट बता दिए। क्वेश्चन यहीं से बनता है। आप एक काम करें, आपको देखना है कि क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, तो आप घटना चक्र उठाएं। हालांकि हम डाल नहीं रहे अभी क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए भी, और आगे आने वाले समय में हम डाल भी देंगे। ठीक है, आप घटना चक्र उठाएं और घटना चक्र में आप देखें कि ये जो चैप्टर है आपको मिल जाएगा वहाँ पे प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, प्रादेशिक भूगोल में आप चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पर जो आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब के अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में आपको दे रखा है। तो वहाँ पे आप देखना कि इस तरीके के जो हमने यहाँ पे फैक्ट लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने देखिए अब एक क्षेत्र कवर कर लिया जो हमारा नॉर्थ अमेरिका था। नॉर्थ अमेरिका जो था हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो हमने इसमें जो ये वाला एरिया था, ये वाला जो हम देख रहे थे यहाँ पर, ये वाला एरिया, ये कैनेडियन शील्ड वाला एरिया था, ये हमने पूरा कवर कर लिया। क्या क्या इसके अंदर कौन कौन सी लेक्स हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है, क्या पर्वत है, क्या पहाड़ है, ये हमने पूरा एरिया कवर कर लिया। अब इसके बाद में हम दूसरे एरिया के बारे में बात करते हैं। हमने 4 भागों में बांटा था, तो दूसरा भाग हम बात करते हैं। दूसरा भाग कौन सा होगा बेटा? दूसरा भाग कौन सा होगा? दूसरा भाग ये वाला एरिया होगा। ये आप देखें जब पैसे, ये एरिया जो हम बता रहे थे ये कौन सा एरिया है? अपलेशियन क्षेत्र, अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए कि ये वाला एरिया ही अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र है। आपको याद रहे कहाँ पर है ये, नॉर्थ अमेरिका की कौन सी साइड आ रही है? आप देखिए दक्षिण पूर्व में स्थित है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किधर की साइड स्थित है, तो आप याद रखें कि ये जो है यहाँ पर, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा नहीं, पता नहीं क्या बार बार बोलने की आदत है, ये यहाँ पर है। ठीक है, अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। अब आप देखें इसके बारे में हम कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इस क्षेत्र के बारे में। आप देखिए राइट साइड में हमने लिख रखा है अवशिष्ट एवं मोरदार पर्वत के रूप में अपलेशियन पर्वत का विकास हुआ है। ठीक है, ये कैसा है? अवशिष्ट है और मोरदार है। यहाँ पर देखो 2 टर्म आ रहे हैं, एक अवशिष्ट आ रहा है, एक मोरदार आ रहा है। ज़्यादा तो मैं डिटेल में अभी यहाँ पर बताऊँगा नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है उससे। अभी आप शॉर्ट में समझिए, आपने पढ़ भी रखा हुआ अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत जो होते हैं वो पर्वत होते हैं जो मतलब पुराने पर्वत हो गए और अपक्षय और अपर्दन के कारण, ठीक है, उनका काफ़ी सारा भाग कट छट गया है। ठीक है, तो वो काफ़ी पहले के बने हुए हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो प्री कैम्ब्रियन युग के बने हुए हैं। ठीक है, तो आप इतना समझिए। बाकी मोरदार के बारे में हम बात कर लें। मोरदार में क्या होता है, जब दो कॉन्टिनेंट या फिर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट या फिर 2 ओशियनिक प्लेट या फिर कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक प्लेट आपस में जब टकराती हैं तो जो है बीच में एक मोड़ पड़ता है। उस मोड़ से क्या होगा, एक प्लेट नीचे धस जाएगी, एक प्लेट ऊपर आएगी। तो नीचे धसी हुई वाली प्लेट क्या करती है, जो ऊपर वाली प्लेट होती है उसको और उठाने का प्रयास करती है। तो इस क्रम में एक पर्वत का विकास होता है, उस पर्वत को हम मोरदार पर्वत बोलते हैं। देखिए अभी आप यहीं पर इतना ही समझिए, आगे जब हम बात करेंगे, ठीक है,
इस सबको ख़त्म करके जो प्रादेशिक भूगोल चल रहा है हमारा, इसको ख़त्म करके हम बात करेंगे, तब हम आएंगे। अभी आप जो है नॉर्मल था इतना ही समझिए, ठीक है। अवशिष्ट और मोड़दार के बारे में बीच में टर्म आ गए तो हमने आपको बता दिया, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। तो हमने बताया कि अवशिष्ट और मोड़दार पर्वत के रूप में अपलेशियन पर्वत का विकास हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व में, नॉर्थ अमेरिका के। और यहाँ पे याद रखेंगे इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट मिचेल। माउंट मिचेल, माउंट मिचेल सबसे ऊंची चोटी है। ये पूछा जाता है किसकी? इसकी अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र की, ठीक है। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, माउंट मिचेल लिख रखा है राइट में, आप देख लें यहाँ पर ये। इसके बाद में हमने बताया कि जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे क्यों है जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण? एक तो पर्वतीय क्षेत्र है, तो अधिकांश नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। अधिकांश नदियाँ इस तरीके से बहेंगी, मैक्सिको की खाड़ी में जाएंगी। तो नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्र से आती हैं तो क्या करती हैं? जल प्रपात का निर्माण करती हैं, और ऊपर से जब नीचे गिरेंगी तो जल विद्युत वो वहाँ पे हाइड्रोलिक पावर लगाने के लिए भी स्थिति बनती है, जिससे वहाँ पे क्या होता है? जल विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये है, इसको समझने का यही रीज़न है कि क्यों है जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से। तो पर्वतीय क्षेत्र ऊंचा होता है, ऊंचे से नदी नीचे पर जब आएगी तो वहाँ पर हम हाइड्रोलिक जो है मशीन लगा करके, जो हाइड्रोलिक पावर वाली मशीन होती है उसको लगाकर हम जल विद्युत का उत्पादन यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट इसलिए याद हो जाएगा आपको। इसके बाद में आप देखेंगे तीसरे नंबर पे हमने यहाँ पर लिख रखा है, ये है प्रमुख नदी। तो यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? हडसन नदी है। और इस हडसन नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? न्यूयॉर्क। बहुत आता है एग्जाम में, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। और वो हडसन नदी कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में? अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र में, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके पदीय क्षेत्र में, पदीय क्षेत्र का मतलब जो पर्वत होता है उसके जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला एरिया जो होता है पर्वत के, कोई पर्वत है उसके मतलब जब ऊंचाई से हम ढालते नीचे आएंगे उसके पर्वत पदीय, उसमें पदीय का मतलब उसके पैरों में, मतलब सबसे नीचे का एरिया। तो वहाँ पर पर्वतीय पदीय क्षेत्र में क्या है? यहाँ पर पीडमोंट का पठार, ठीक है, पीडमोंट का पठार स्थित है। आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए, मैं 1 मिनट, हम इसमें आपको ले लेते हैं, ठीक है, इसमें आपको ले लेते हैं। ठीक, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये है अपलेशियन वाला एरिया जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला लिखा हुआ देख रहे होंगे अपलेशियन, ठीक है। तो यहीं पर इस एरिया में ही मैंने क्या बताया आपके लिए, क्या बताया हमने यहाँ पर अपलेशियन एरिया में कि इसके पदीय क्षेत्र में क्या है? पीडमोंट का पठार है। तो ये यहीं पर मिल जाएगा, ये जो रेड पेंसिल में कर रहा हूँ, यहाँ पर पीडमोंट का पठार आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें, उसके बाद में हम आपको उतना ही दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है, इसको अभी हमने छोटा कर दिया। अभी हम यही वाला एरिया खोले हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका के ये वाला एरिया जो अपलेशियन वाला एरिया है, ठीक। तो ये हो गया अपलेशियन क्षेत्र, अब मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर और कुछ भी है नहीं। अब हम देख लेते हैं तीसरा। हमने बताया था जो 4 भाग में हमने डिवाइड किया था मध्य अमेरिका को, तो तीसरा हमने बताया था मध्यवर्ती मैदान, ठीक है। अब हम मध्यवर्ती मैदान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमने बताया था मध्यवर्ती मैदान कौन सा होगा? आप देखिए, रॉकी पर्वत के पूर्व में और अपलेशियन पर्वत के पश्चिम में जो स्थित मैदान है वही यहाँ पर। ये तो पूरा रॉकी पर्वत ही है, ठीक है। ये अपलेशियन वाला एरिया है, ये कास्केड श्रेणी है। अब इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में ये वाला, ये जो पूरा एरिया बच गया, ये कौन सा है? ये यही तो मध्यवर्ती विशाल मैदान है, जहाँ पर ये ब्लू पेंसिल चल रही है, यही तो मध्यवर्ती विशाल मैदान है। इसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे हम, तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए, हमने रफ कर दिया और हम बता देते हैं, ये रहा आपका ये वाला एरिया पूरा मध्यवर्ती विशाल मैदान। विस्तार कहाँ है? डेल्टाई प्रदेश,
डेल्टाई प्रदेश किसका? मैकेंजी नदी मैंने कल बताई थी, कौन सी झील से निकलती है? ग्रेट स्लेव झील से। ग्रेट स्लेव से निकलती है, रही ग्रेट स्लेव, यहाँ से निकलती है मैकेंजी नदी, और मैकेंजी नदी इधर जाके कहाँ गिरती है? ब्यूफोर्ट सागर में। तो ब्यूफोर्ट सागर में ही इसका डेल्टाई प्रदेश पाया जाता है यहाँ पर। यहाँ से लेके इसका विस्तार कहाँ तक है? ये लास्ट तक मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर तक, यहाँ तक इस मैदान का विस्तार है। ठीक है, तो डेल्टाई प्रदेश मैकेंजी के डेल्टाई प्रदेश से मैक्सिको की खाड़ी तक दक्षिण में इसका विस्तार मिल जाएगा। महत्वपूर्ण नदी कौन सी है यहाँ पर? इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण नदी की बात करते तो आप लेफ्ट में देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए, ये है मिसिसिपी, ये महत्वपूर्ण नदी है, और मिसौरी। ठीक है, मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी की सहायक ही मिसौरी है, मिसिसिपी की सहायक ही मिसौरी। तो मिसिसिपी यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, यहाँ पर मिसिसिपी ये वाली। ठीक है, और ये कहाँ गिरती है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कई बार क्वेश्चन आया है, पूछा गया है। हालांकि जब हम नदियाँ करेंगे तो उस समय आपको सारा डिटेल में इनके बारे में बताएंगे। उसके बाद में ये जो आपने ये जो मैदान है पूरा, ये जो मैदान है मध्यवर्ती मैदान, यहाँ पर जो शीतोष्ण घास यहाँ पर पैदा होती है, और शीतोष्ण घास यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो उस शीतोष्ण घास के मैदान की वजह से हम इस मैदान का नाम एक और भी देते हैं, कई बार एग्जाम में आता भी होगा। नॉर्थ अमेरिका में कौन से मैदान पाए जाते हैं? तो कौन से मैदान पाए जाते हैं भाई साहब? प्रेरी मैदान पाए जाते हैं। तो इस मैदान को हम क्या बोलेंगे? प्रेरी का मैदान भी बोलेंगे, प्रेरी मैदान। और साउथ अमेरिका में कौन सा मिलेगा? पम्पास मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, इस वाले रीजन की, तो इसमें कौन सा है? प्रेरी मैदान। ठीक, बाकी यहाँ पर उपजाऊ मृदा है। उपजाऊ मृदा क्यों होगी? अब आप देखिए, इधर पहाड़ी एरिया लेफ्ट में, इधर ईस्ट साउथ में भी पहाड़ी एरिया, इधर कैनेडियन शील्ड है, इधर ये है ना, उत्तर पूर्व में। अब सब तरफ तो पहाड़ी एरिया है, तो कुछ नदियाँ आती हैं इस क्षेत्र में। यहाँ से मैकेंजी नदी ऊपर जा रही है, मिसिसिपी मिसौरी आ रही है यहाँ पर। तो नदियाँ जब आती हैं तो पहाड़ी क्षेत्र से आती हैं, तो क्या करती हैं? मैदानी क्षेत्र में आकर जलोढ़ का निर्माण करती हैं, जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं, जलोढ़ मृदा लेके आती हैं। और जलोढ़ मृदा क्या होती है? उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा क्या होती है? उपजाऊ होती है। तो उपजाऊ मृदा यहाँ पर इसलिए क्या पाई जाएगी? यहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाएगी। और उपजाऊ मृदा में क्या कर सकते हैं? कपास, गेहूँ, मक्का, ठीक है, धान, और भी काफ़ी सारी फसलें हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन आता है कि भैया ये बताइए कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये अमेरिका में ही होता है। ठीक है, तो हमने लिख भी रखा है। तो ये भी एक फैक्ट है कि मक्का का यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब लास्ट में चलते हैं, और लास्ट में हमने जो लास्ट वाला हमारा भाग है, जिसमें हमने अमेरिका को 4 पार्ट में बांटा था, उसमें हमारा लास्ट भाग है पश्चिमी कार्डिलेरा का भाग। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में प्रॉपर आना चाहिए। हमारा उद्देश्य वीडियो बनाना, वीडियो बना के डालना, ठीक है, और उस पर व्यू के लिए वीडियो बनाना, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो भी सीरियस एस्पायरेंट हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम उनकी तैयारी को एक सही दिशा देना चाहते हैं, जिससे कि वो लोग एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकें। ये हमारा उद्देश्य है यहाँ पर। ठीक है, और वैसे भी ज्योग्राफी कोई एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट होता है। और इतनी आप सोचें कि 15 या 20 मिनट की वीडियो में हम सारा कुछ कवर कर लें, तो वो भी होना भी पॉसिबल है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करें कम से कम समय में। ठीक है, तो अब कोई बात नहीं, टॉपिक पर लौटते हैं वापस। हम बात कर रहे थे पश्चिमी कार्डिलेरा, जो लास्ट पार्ट है इस नॉर्थ अमेरिका की डिवाइडेशन का। ठीक है, पश्चिमी कार्डिलेरा वाला पार्ट कौन सा है? पश्चिमी कार्डिलेरा पार्ट, तो आप नॉर्थ में देखें, सॉरी लेफ़्ट में देखें आप, ये यहाँ से शुरू होता है अलास्का ब्रुक्स रेंज से, ये पूरा वेस्ट साइड में नॉर्थ अमेरिका के, और ये पूरा कहाँ तक जाएगा? मैक्सिको तक जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये जो ब्लू में दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट ही क्या है? पश्चिमी कार्डिलेरा वाला पार्ट है। कार्डिलेरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पर्वत की श्रेणियाँ, समांतर पर्वत की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। कल मैंने पूछा था कि कार्डिलेरा किस रीजन को बोलते हैं, तो जहाँ पर कई सारी पर्वत की श्रेणियाँ समांतर स्थिति में पाई जाती हैं, वो कार्डिलेरा वाला एरिया ही होता है। और बराबर में उसके समुद्र भी होगा, ठीक है, सी एरिया भी होगा। कुछ चोटियाँ आपको कुछ पानी में भी डूबी रहेंगी सी एरिया में। ठीक है, तो इसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो विस्तार सबसे पहले हम देख लेते हैं। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अलास्का से लेके मैक्सिको तक, जो हमने आपको बताया, इस वाले एरिया से लेके यहाँ तक मैक्सिको तक, इसका ये पूरा विस्तार है। उसके बाद में हमने बताया, दे रखा है यहाँ पर दूसरा पॉइंट, फोल्ड माउंटेन की कई समांतर श्रेणियों में विभाजित है। इसी को हम कार्डिलेरा भी बोलते हैं। फोल्ड माउंटेन बोल रहे हैं
हमने फोल्ड माउंटेन आपको बताया भी था अभी, ठीक है, अभी हमने आपको फोल्ड माउंटेन बताया भी था कि फोल्ड माउंटेन का विकास किस तरीके से होता है, ठीक है, जब दो कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंटल या फिर ओशियनिक कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक ओशियनिक, ठीक है, प्लेट आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, फोल्ड माउंटेन का विकास यहाँ पर हो जाता है भाई साहब, ठीक है। इसको रब कर देते हैं अभी। चलिए, तो हमने बताया दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है कि फोल्ड माउंटेन की कई समांतर श्रेणियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, उनमें ये विभाजित है, ठीक है। मैं इधर भी रेड पेन ले लेता हूँ लेफ्ट साइड में, ठीक है। अभी इसको रख कर दूँ, एक मिनट बस। अब पहले देखिए, पहला यहाँ पर क्या लिख रहा है मैंने, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है यार। पहली है कास्केड श्रेणी, ये जहाँ मैं पकड़ रहा हूँ 1 नंबर पे, ये कास्केड श्रेणी। कास्केड श्रेणी की कास्केड श्रेणी आप देखिए इधर लेफ्ट साइड में मैप पर, ठीक है, ये जहाँ मैं रेड पेंसिल करूँगा ये है कास्केड, छोटा सा लिखा दिख रहा है और बड़ा कर देता हूँ। अभी लिखा दिखाई दिया कास्केड, ये कास्केड श्रेणी पूरी पाई जाती है इस तरीके से, जब रेड पेंसिल जा रही है ये, ठीक है, ये पूरी कास्केड श्रेणी है यहीं पर इस एरिया में, ठीक। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट रेनियर। कौन सी उसकी ऊंची चोटी है, माउंट रेनियर। माउंट रेनियर कहाँ पर है, ये देखिए जो गोला हो रहा है, जहाँ पर मैं रेड पेंसिल से गोला कर रहा हूँ, ये माउंट रेनियर, ठीक है, ये लिख रहा है इंग्लिश में माउंट रेनियर। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे, 4392 मीटर की माउंट रेनियर। पहले हमने बता दी कास्केड श्रेणी हो गई यहाँ पर, ठीक। दूसरा देखिए यहाँ पर अलास्का श्रेणी है। अलास्का श्रेणी आपको मिलेगी नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल नॉर्थ में मिलेगी, जो अलास्का वाला रीजन है, ये कनाडा के ऊपर, ये वाला जो पूरा अलास्का वाला एरिया है, तो इसमें देखिए ये है अलास्का रेंज। ऊपर मैंने ब्रुक्स रेंज को भी ले लिया है उसमें, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये वाली अलास्का रेंज है। इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले या फिर माउंट देनाली। कहाँ पर है, ये देखिए, ये माउंट मैकिनले और माउंट देनाली है ये देखें आप, ये लिख रहा है यहाँ पर मैप में, देखिए माउंट मैकिनले, ये है अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिनले या फिर माउंट देनाली। और जो माउंट मैकिनले है, ये जो माउंट मैकिनले, ये नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक भी है, ठीक है, हाईएस्ट पीक नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक भी है माउंट मैकिनले, याद रखेंगे। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का चोटी की भी क्या है, हाईएस्ट पीक है। उसके बाद में तीसरा हमने देखा है यहाँ पर सिएरा नेवादा। तीसरा हमने लिख रखा है सिएरा नेवादा। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट व्हिटनी। देखिए ये रहा सिएरा नेवादा, आप मैप में आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो आप समझ लीजिए। जो कास्केड श्रेणी है इसी के ऊपर को यहाँ पर ये वाले एरिया में यहीं पे मिल जाएगा आपको सिएरा नेवादा, ठीक है, जहाँ रेड पेंसिल कर रहा हूँ मैं, ये सिएरा नेवादा पर्वत श्रेणी होती है यहाँ पर, ठीक है। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट व्हिटनी है। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमने लिख रखा है, चलो फिर भी कई बार आ जाता है। 4 ऑप्शन मतलब मिलान करने के लिए जो आते हैं तो उसमें दे रखा होता है, तो थोड़ा सा याद रखना। रॉकी पर्वत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अमेरिका में यही पूछा जाता है। 4 कॉन्टिनेंट दे देंगे, उसके 4 कॉन्टिनेंट, एक तरफ दे देंगे महाद्वीप, जो क्वेश्चन आएगा, और एक तरफ दे देंगे स्थिति, सॉरी एक मिनट गड़बड़ कर दिया हमने थोड़ा सा, देख लेते हैं। एक तरफ दे देंगे पर्वत, एक तरफ दे देंगे उनकी स्थिति, ठीक है। तो जैसे पर्वत का नाम लिखा रॉकी, तो यहाँ पे दिया नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे देखा एंडीज साउथ अमेरिका, ठीक है। इस तरीके से मिलान करने के लिए दे देते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, ऐसे ही 2 और होंगे, तो पूछेंगे कौन सा गलत है या कौन सा सही है, वो मिलान करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो रॉकी पर्वत जो है वो कहाँ पर है, रॉकी पर्वत आपका नॉर्थ अमेरिका में है। और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हमने कौन सी लिख रखी है यहाँ पर, माउंट एल्बर्ट, 4399 मीटर की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये देखिए रॉकी माउंटेन, ये आपको दिख रहा होगा, ये है रॉकी माउंटेन, ठीक है, जो ये काला ब्लैक में लिख रहा है यहाँ पर, ठीक है,
ये देखिए, फिर देखिए दोबारा से देखिए, ये देखिए रॉकी माउंटेन, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। एल्बर्ट कहाँ पर है? ये देखिए, सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट, याद रखेंगे। और उसके बाद में तटीय श्रेणी भी है। अब 5वें नंबर पर हम बात कर लें इन्हीं पर्वत श्रेणी में, लास्ट है तटीय श्रेणी, ठीक है। कोस्टल रेंज हम जिसको बोलते हैं, ये कोस्टल रेंज है। देखो कोस्टल रेंज है तो कोस्ट के पास ही होगी, तो नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल एरिया में आप देखिए, ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको छोटा सा, ये जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ, दब गया पेन के नीचे, ये देखो कोस्टल, ये पूरी फैली हुई है यहाँ तक, ये पूरा ये कोस्टल रेंज है, ठीक है। ये क्या है? कोस्टल रेंज है। आप ये समझिए, जो मैंने रेड पेंसिल अभी यहाँ पर मैप में दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी कोस्टल रेंज है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी ऊंची चोटी है माउंट लोगन। माउंट लोगन 6050 मीटर की, ठीक है। कौन सी है? माउंट लोगन। कहाँ पर है माउंट लोगन? देखो ये है, देखो रेड पेंसिल जहाँ कर रहा हूँ मैप में, देखना ये है माउंट लोगन, ये माउंट लोगन है, ठीक है। अच्छा, मैं एक यहाँ पर आपसे बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के पास में जो ऑक्सफोर्ड का जो एटलस आता है वो सभी के पास में होगा। मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ तो मैंने मैप भी लगा रखा है और आपको एक साइड में लिख के भी दे रखा है, तो यहाँ पर तो आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो आपको दिखाई दे ही रहा है दोनों साइड में, एक तरफ मैप भी दिखाई दे रहा है और एक तरफ लिखा हुआ उसकी थ्योरी भी है। लेकिन आप जब भी सेल्फ स्टडी करेंगे ना, तो आप ऑक्सफोर्ड की एटलस ले लीजिए, ठीक है। आप ऑक्सफोर्ड की एटलस ले लीजिए और उस ऑक्सफोर्ड की एटलस से जब आप स्टडी करें तो आप जो भी मतलब जहाँ से भी थ्योरी आप पढ़ते हैं तो वहाँ से आप मिलान करा करिए कि ये कौन सा किस पर्वत पहाड़ की स्थिति जो है कहाँ पर है, तो उससे आपको रिवीजन करने में भी और ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। ये मैं आपको उपाय बता रहा हूँ इसका करने का। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने सारे के सारे पर्वत और उनकी चोटियाँ यहाँ पर जो भी हैं वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको जब तक मिटा देते हैं लेफ़्ट साइड में, ठीक है, और इसको ख़त्म यहाँ से। अब आगे ये देखिए अंतरा पर्वतीय पठार, इसी श्रेणी में, कौन से में? पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रेणी जो है, इसमें अंतरा पर्वतीय पठार भी, यहाँ पर कुछ पठार भी मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूकॉन का पठार। यूकॉन का पठार ये जाती है यहाँ से, यूकॉन नदी ये बेरिंग स्ट्रेट में जाके गिरेगी ब्यूफोर्ट सागर में ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मिलता है यूकॉन का पठार, जो रेड कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर यूकॉन नदी है, तो यूकॉन नदी से ही निर्माण हुआ है इस पठार का, तो यहाँ पर यूकॉन का पठार है। याद रखेंगे कहाँ पर? अलास्का वाले एरिया में यूकॉन का पठार, ठीक है। कहाँ पर है? अलास्का वाले एरिया में, अलास्का, याद रखना, अलास्का, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। देखो आपको मैंने पॉलिटिकल मैप दिखाया है, ठीक है, पॉलिटिकल मैप दिखाया है, तो उसमें आप देखिए, यहीं पे मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड में मैप में देखिए, ये मैंने बीच में लाइन की थी, ये रहा यूएसए, सॉरी ये रहा यूएसए, ठीक है, ये रहा कनाडा, तो यहीं पर है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया है किसका? कनाडा का एक स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया। तो इस ब्रिटिश कोलंबिया पर ही क्या है? यहीं पर इसी जगह में क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया का पठार भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार कहाँ पर है। देखो मैं अभी आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अभी आप समझिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं बता दे रहा हूँ यूकॉन का, यहाँ पर क्या हो गया? ब्रिटिश कोलंबिया का पठार हो गया। इसके नीचे क्या है? ग्रेट बेसिन ये लिख रहा है, ग्रेट बेसिन का पठार है, ठीक है। और इस ग्रेट बेसिन के पठार में कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में जो सबसे गर्म स्थान है वो है डेथ वैली, मृत घाटी। और मृत घाटी कहाँ पर स्थित है? इस ग्रेट बेसिन के अंदर ही स्थित है, ठीक है। और जो अमेरिका क्या विश्व का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है, डेथ वैली कहाँ पर है? ग्रेट बेसिन में है, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और जो ग्रेट बेसिन है ये क्या है? सबसे बड़ा पठार भी है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है, सबसे बड़ा पठार है। इसके बाद में कोलोराडो का पठार आता है, तो ग्रेट बेसिन के नीचे कोलोराडो नदी यहाँ पर बहती है अमेरिका में, तो ये कोलोराडो का पठार भी आएगा, ठीक है। कोलोराडो का पठार यहाँ पर मिलेगा आपको ग्रेट बेसिन के दक्षिण में। उसके बाद में फिर आता है, अच्छा एक चीज़ और, कोलोराडो के पठार में ही ग्रैंड कैनियन है, और ये क्या है? वर्ल्ड बिगेस्ट कैनियन। आपको समझ में शायद नहीं आए अभी कैनियन क्या होती है। तो देखो जब कोई, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जब कोई भी नदी अपने किसी पहाड़ी क्षेत्र से बह रही होती है तो वो क्या करती है?
वो जो उसकी नदी है उसकी घाटी में क्या करती है, उसको गहरा करती है। तो जो उसको गहरा करती है तो उसके गहरा करने के क्रम में ही कैनियन का निर्माण होता है। ठीक है, कैनियन का निर्माण होता है। पहले वी आकार की घाटी बनेगी, फिर कैनियन बनेगा। ये आप जियोमॉर्फोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। जब हम वहाँ पर आएंगे, कभी आप लोगों का साथ रहा तो हम भी आपको बताएंगे। ठीक है, अभी आप इतना ही समझिए कि ये एक जो है लैंड फॉर्म है, नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो वर्ल्ड बिगेस्ट जो है ग्रैंड कैनियन कहाँ मिलेगी, कोलोराडो के पठार में मिलेगी। इस कोलोराडो के पठार के बाद आपको मिल जाएगा मैक्सिको का पठार, जो मैक्सिको वाले एरिया में ये मैक्सिको का पठार है यहाँ पर। ठीक है, तो इस कितने पठार बताए मैंने, 5। पहला यूकॉन का पठार, आप मैप में देखें लेफ्ट साइड में, ये यूकॉन का पठार अलास्का वाले रीजन में सबसे ऊपर। उसके बाद में ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, उसके बाद में ग्रेट बेसिन का पठार, फिर उसके दक्षिण में किसका, कोलोराडो का पठार, उसके दक्षिण में किसका बताइए, मैक्सिको का पठार। ठीक है, अब आपको अरेंज करने के लिए दे देगा कि भैया दक्षिण से लेके उत्तर तक अरेंज करिए, इनको चारों दे दिए तो अरेंज कर पाओगे ना, इनकी स्थिति आपको पता लग गई ना, कौन सा कहाँ पर है, कौन सा कहाँ पर है। हमने देखो याद करने के लिए आपको आसानी से बताया, आपको समझ में आया ब्रिटिश कोलंबिया किधर है, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का प्रांत है, तो कहाँ होगा, ऊपर होगा भाई। ये रहा ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा वाले एरिया में होगा, यहाँ पर। ठीक है कि नहीं, यहाँ पर होगा कनाडा वाले एरिया में। और यूकॉन का पठार कहाँ होगा, जहाँ यूकॉन नदी अलास्का वाले रीजन में बैठती है, तो ऊपर होगा। ग्रेट बेसिन कहाँ पर है, ये है ग्रेट बेसिन, यहाँ पर जो आपको देखो, अभी मैं इसको मिटा दूँ फिर दोबारा बताता हूँ। ये ग्रेट बेसिन कहाँ है, तो कोलोराडो के दक्षिण में ग्रेट बेसिन है, सॉरी ब्रिटिश कोलंबिया के दक्षिण में ग्रेट बेसिन है। ग्रेट बेसिन के दक्षिण में क्या है, कोलोराडो नदी जाती है यहाँ पे, तो कोलोराडो सबसे दक्षिण में क्या है, मैक्सिको पठार है। समझ में आ गई बात। तो आपको ये स्थिति क्लियर हो जानी चाहिए। वो भले ही उत्तर से दक्षिण पूछे या फिर दक्षिण से उत्तर पूछे, किसी स्थिति में पूछे तो आप जो है फंसने नहीं चाहिए वहाँ पर। ठीक है, चलिए अब लास्ट हम बढ़ ही रहे हैं, लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट में एक यहाँ पर मरुस्थल है, चिहू आहू आ, अरे यार कैसा नाम है, देखो नाम तो इसका ऐसा ही है, चिहू आहू आहा मरुस्थल डेजर्ट। ठीक है, ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा जाता है कि चिहू आहू मरुस्थल कहाँ पर है। ठीक है, तो ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर। अब देखो मैंने आपको बताया था ये वाला एरिया मैप में देखना इधर, ये वाला एरिया मैक्सिको का है, और इसके ऊपर क्या है, ये ऊपर वाला पूरा ये यूएसए है ये। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इनकी सीमा पर, ये इस जगह पर, इस एरिया में क्या है, चिहुआहुआ मरुस्थल। ठीक है, याद रहेगा। ऐसा मैप में इसमें कुछ लोकेशंस दे नहीं रखी हैं, लेकिन आप जो ऑक्सफोर्ड एटलस का ऑक्सफोर्ड एटलस लेंगे ना, तो उसमें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसमें वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं मैं बता रहा हूँ, सारी की सारी आपको ऑक्सफोर्ड एटलस में मिल जाएंगी। चलिए इसके बाद में देखते हैं सोनोरन मरुस्थल है। ठीक है, सोनोरन मरुस्थल ये भी यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर ही स्थित है, ये भी यहीं पर है जो हमने बताया था, ये वाला एरिया मैक्सिको, इसके ऊपर ये वाला यूएसए, तो ये भी यहीं पर आएगा। ठीक है, सोनोरन मरुस्थल यहाँ पर। इसके बाद में मोजाबे मरुस्थल है, ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है। ठीक है, ये कैलिफोर्निया वाले रीजन में है। कैलिफोर्निया कहाँ पर है, आप देखें मैप में देखें, ये रहा कैलिफोर्निया ये, और यहीं पर ये कौन सा है मरुस्थल भी है यहीं पर, कौन सा, मोजाबे मरुस्थल। नॉर्थ अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है, याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा, मोजाबे। तो 3 मरुस्थल मैंने बता दिए, यहाँ पर आपको याद हो गए। एक पहला मैंने बताया चिहू आहू आहा, ठीक है जो भी है, ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर है, इस वाले रीजन में। यहीं पर मैंने मोजाबे बता दिया, और यहाँ के ऊपर ये वाला एरिया, ये कौन सा हो गया आपको, सॉरी 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दोबारा से देख लेते हैं। पहला हमने बताया आपके लिए, पहला चिहुआहुआ हो गया, यहाँ पर सोनोरन हो गया, और ऊपर ही मैक्सिको वाले रीजन में मोजाबे हो गए। सारे मरुस्थल हो गए, तीनों मरुस्थल जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने यहाँ पर आपको बता दिए। चलिए मिटा दूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब देखें ज़रा लास्ट में यहाँ पे क्या, अनेक गर्म जल के स्रोत भी मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गीजर। ठीक है, गीजर वो वाला गीजर नहीं जो पानी गर्म किया जाता है उससे। ठीक है, पानी गर्म करने वाला गीजर नहीं। गीजर क्या है, देखो समझ लो एक बार। गीजर जैसे ना ये होता है, कभी बार पहाड़ी एरिया में जो भी मतलब पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, नीचे से ना, जहाँ मतलब भ्रंश के सहारे, अब भ्रंश आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो पढ़ लेना, एक दरारी एरिया होता है पहाड़ी क्षेत्र में। उस भ्रंश के सहारे क्या होता है, गर्म जल निकलता है, क्योंकि उसके नीचे जो प्लेट्स वगैरह हैं तो
वो पूरा का पूरा मतलब मैग्मा वगैरह होता है, तो क्या होता है उस मैग्मे के संपर्क में कुछ जल होगा चट्टानों में। जैसे ये चट्टानें हैं, यहाँ पर कहीं जल है, यहाँ पर नीचे इसके मैग्मा है, ये मैग्मा तैर रहा है नीचे इसके मैग्मा। तो ये मैग्मा से ही गर्म होगा तो इससे जल ये गर्म हो जाएगा, और कहीं इसको कोई मतलब भ्रंश मिल जाएगा, मतलब भ्रंश कोई दरारी एरिया मिल जाए तो ये जल क्या होगा उसके सारे ऊपर निकलने लगेगा। ऊपर जब जल निकलने लगेगा तो इस ऊपर जल निकलने लगेगा तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, झरना टाइप की स्थिति बन जाए, सॉरी फुब्बारा टाइप की स्थिति बन जाएगी। देखो एक बार, ये चट्टानी एरिया है, ये चट्टानी एरिया है, ठीक है। ये मान लो ये चट्टानों के संस्तर बने हुए हैं, इनमें कहीं जल भरा हुआ है यहाँ पर। इसके नीचे ये मैग्मा है, मैग्मा एम लिख दिया मैंने, ये मैग्मा है नीचे। इससे जल गर्म हुआ, ये ऊपर वाला जल गर्म हुआ, और कहीं इसको दरारी एरिया मिल गया तो ऊपर को ये फुहारों के माध्यम से ये इस तरीके से निकलने लगा। तो ये ऐसी संरचना जो बनेगी इसको हम क्या बोलते हैं, गीजर बोलते हैं, गीजर। कई बार पूछा जाता है, ये वन लाइनर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिए इसको हम गीजर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक गीजर मिलता है, उसका नाम क्या है, ओल्ड फेथफुल गीजर, ओल्ड फेथफुल गीजर याद रखेंगे। और कहाँ पर ये, एक येलो स्टोन पार्क है अमेरिका का, वो उसके पास में ही है, ठीक है, ओल्ड फेथफुल गीजर, ठीक है। बस एक लास्ट यहाँ पर एक और हम फैक्ट है याद रखेंगे, ये जो पहाड़ी एरिया है ये क्या है, ये पहाड़ी एरिया है जो हमने आपको बताया था, पूरा का पूरा जो पश्चिमी कार्टिलेरा वाले क्षेत्र था, तो ये पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया था। इस पहाड़ी एरिया में वन मिलते हैं, और पहाड़ों पर किस तरीके के वन पाए जाते हैं आपने थोड़ा तो पढ़ा होगा। वहाँ पर किस प्रकार के वन मिलेंगे, किस प्रकार के पेड़ मिलेंगे, उनमें फर मिल जाएगा आपको, स्प्रूस मिल जाएगा, सेडर मिल जाएगा। आप कुछ सोच के देखिए ना, यहाँ पर अगर मैं आपको लिख दूँ कि यहाँ महुआ का पेड़ मिलेगा आपको महुआ का पेड़ नहीं मिलेगा ना, क्योंकि पर्वतीय एरिया, और पर्वतीय एरिया में कैसे पेड़ मिलेंगे, किस तरीके के ट्री मिलेंगे, तो यही होते हैं फर, स्प्रूस, सेडर, आबनूस, ठीक है। तो ये मिलेंगे इस एरिया के अंदर। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी क्लास, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए वर्क कर रहा है, ठीक है, आपके लिए काम का है, तो ज़रूर पॉजिटिव कमेंट दें, इसलिए हम जो है आगे हम जो है इसके लिए कंटिन्यू कर सकें इन क्लासेस के लिए, ठीक है। ज़रूर पॉजिटिव कमेंट दें, आपके पॉजिटिव कमेंट का हमें जो है इंतज़ार रहेगा। बाकी मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।